बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का छठा चैप्टर बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन याद रहे एक बार इस पाठ को अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए जान लेते हैं अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप जब पाठ को पढ़ेंगे तो पाठ के अंत में आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा। बच्चों, फिर से याद करें। और यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? तो आप क्या लिखेंगे उत्तर बच्चों? उत्तर में लिखेंगे आप यूरोप में कपड़ों की मांग, इस प्रकार से हेडिंग डाल के, और सबसे पहले लिखेंगे मसलिन यानी कि मलमल का कपड़ा। नंबर 2 लिखेंगे कैलिको यानी सूती कपड़ा। नंबर 3 सिटज यानी कि छींट का कपड़ा। और नंबर 4 जामदानी यानी बारीक मलमल। तो इस प्रकार से आप चार प्रकार के कपड़ों की मांग बता सकते हैं कि यूरोप में इनकी मांग थी। तो समझ गए ना बच्चों, ये है आपका पहला प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न, और यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, जामदानी क्या है? जामदानी क्या है? तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आप जामदानी, और इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे और पॉइंट में लिखेंगे बच्चों। नंबर 1 लिखेंगे जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावट या करघे से सजावट चिन्ह बुने होते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा लिखेंगे आप पॉइंट बच्चों, बंगाल में ढाका और संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से 3 पॉइंटों में आप जामदानी के बारे में अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, बंडाना क्या है? देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये है आपका तीसरा प्रश्न, और उत्तर लिखेंगे आप सबसे पहले बंडाना, फिर हेडिंग डालेंगे बच्चों और फिर पॉइंटों में लिखेंगे। नंबर 1, बंडानी शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपना तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर लिखेंगे, उसे याद भी करें बच्चों। साथ साथ बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपका, अगरिया कौन होते हैं? उत्तर में लिखेंगे आप अगरिया और हेडिंग डाल के लिखेंगे, अगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था जो मध्य भारत के गाँव में रहते थे और लोहा गलाने की कला में निपुण थे। ठीक है बच्चों। छोटा सा उत्तर है यहाँ पर चौथे प्रश्न का, और यहाँ पर अगरिया के बारे में जानकारी दी गई कि अगरिया कौन थे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये है आपका पांचवा प्रश्न, और यहाँ पर है रिक्त स्थान भरें, यानी आपने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। और ये रिक्त स्थान दे रखा है आपके लिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पहले में कह है, अंग्रेजी का सिटा शब्द हिंदी के शब्द से निकलता है। किस शब्द से निकलता है बच्चों? उत्तर लिखेंगे सिटज शब्द छींट शब्द से निकलता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बच्चों? जहाँ पर खाली स्थान है यहाँ पर लिखेंगे छींट। ठीक है बच्चों। और इसके बाद ख वाला है दूसरा, टीपू की तलवार स्टील से बनी थी। कौन से स्टील से? ये लिखेंगे आप उत्तर, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, यूटज स्टील से बनी थी। और तीसरा है ग वाला, भारत का कपड़ा निर्यात सदी में गिरने लगा। कौन सी सदी में बच्चों? उत्तर लिखेंगे 19वीं सदी में, यहाँ पर लिखेंगे 19वीं सदी में गिरने लगा। और इसके बाद अगले प्रश्न है बच्चों, आइए विचार करें। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, और प्रश्न है ये छठा प्रश्न है, विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है बच्चों कपड़ों से? उनके नामों के इतिहास के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर देखेंगे कपड़ों के नामों का इतिहास, इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप, और नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। ध्यान रहे, नंबर 1 में लिखेंगे आप, अंग्रेजी की सिटा शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकलता है या निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। दूसरा लिखेंगे पॉइंट बच्चों, बंडा यानी कि
बंडा शब्द का प्रयोग गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुलोबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इसके बाद बात करते हैं, तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, मस्तिन यानी कि मलमल शब्द का प्रयोग इराक के मोसुल शहर के आधार पर है। यूरोप के व्यापारियों ने इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास बारीक बुनाई का कपड़ा देखा तो उसे मसलिन कहने लगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप जो है अपने छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका जो है सातवां प्रश्न है, और सातवें प्रश्न में पूछा है, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था? तो क्यों किया था बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे आप, भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप बच्चों, और उसके बाद लिखेंगे पॉइंट बनाकर, नंबर 1, इंग्लैंड में नए नए कपड़ा बनाने के कारखाने खुल रहे थे। अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में केवल अपना ही कपड़ा बेचना चाहते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से परेशान थे। नंबर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं बच्चों, आठवां प्रश्न है फिर, और यहाँ पर पूछा गया, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे भारत के कपड़ा उत्पादकों पर प्रभाव, और फिर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे पॉइंट बनाकर, नंबर 1, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात कठिन हो गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी शुल्क यानी कि टैक्स लगा दिए थे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। उसके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। इनकी वजह से हजारों बुनकर, लाखों सूत काटने वाली ग्रामीण महिलाएं बेरोजगार हो गई। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा प्रश्न का उत्तर यहाँ पर थोड़ा बड़ा है बच्चों, लेकिन इसे आप अच्छे से लिखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसके उत्तर को आप याद करें। आगे बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, 19वीं सदी में भारतीय लोहा परगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ? तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे 19वीं सदी में भारतीय लोहा परगलन उद्योग का पतन, और हेडिंग डाल के लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, नंबर 1, औपनिवेशिक सरकार के नए वन कानूनों ने वनों को आरक्षित घोषित कर दिया। वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगने के कारण लोहा परगलकों के लिए कोयला बनाने के लिए लकड़ी मिलना बंद हो गई। दूसरा पॉइंट, 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात होने लगा, जिसके कारण स्थानीय प्रगालकों को द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में प्रवेश की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगालकों को अपने प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी टैक्स देने पड़ते थे, जिससे उनकी आय में कमी आ गई। ठीक है बच्चों, तो समझ गए ना आप लोहा प्रगालक कौन होते हैं? लोहे को गलाने वाले। और इस प्रकार से आप अपने इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर 10वां प्रश्न है, भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा? यहाँ पर लिखेंगे आप किन समस्याओं से जूझना पड़ा। उत्तर में लिखेंगे बच्चों, भारतीय वस्त्र उद्योगों की शुरुआती समस्याएं, और जो हेडिंग डाल के लिखेंगे बच्चों, प्रश्न जो है पहला पॉइंट लिखेंगे, इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ा। दूसरा लिखेंगे, अधिकतर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचा रही थी, यहाँ पर लिखेंगे बचा रही थी, परंतु भारत में औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय स्थानीय उद्योगों को ऐसी सुरक्षा नहीं दी। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, 1880 तक भारत के सूती कपड़ा पहनने वाले लगभग 2/3 लोग ब्रिटेन में बना कपड़ा
पहनने लगे थे, जिससे हजारों बुनकर और लाखों सूत काटने वाली ग्रामीण महिलाएं बेरोजगार हो गई। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप? तो इस प्रकार से आप अपने इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, 11वां प्रश्न है आपके लिए और यहाँ पर पूछा है, पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को, जानते हैं ना आप, स्टील उत्पादन कंपनी टिस्को को किस बात से मदद मिली? उत्तर लिखेंगे, टिस्को को अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में मदद, और हेडिंग डाल के लिखेंगे पॉइंट बनाकर। पहला पॉइंट लिखेंगे, सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में उत्पादित इस्पात की खपत यूरोप में युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए होने लगी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और भारतीय रेलवे भी पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को पर आश्रित हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, औपनिवेशिक सरकार ने युद्ध लंबा खींचने की स्थिति में टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम सौंप दिया। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, औपनिवेशिक सरकार 1919 तक टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को खरीद लेती थी और कुछ समय बाद टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये 11वां प्रश्न है बच्चों और इसका उत्तर आप लिखेंगे। और ध्यान रहे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और इसके उत्तर को आप अच्छे से याद करें। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है रेशमी कपड़ों की बुनवाई अकबर काल में कुछ आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बच्चों इन पॉइंटों को आप याद करें, जैसे कि रेशमी कपड़ों की बुनवाई अकबर काल से, और सेकंड है जरीदारी 19वीं शताब्दी से, और संगमरमर मुगल काल से, कालीन मुगल काल से, सूती वस्त्र मुगल काल से, चिकनकारी 320 ईस्वी पूर्व से, और धातु कार्य 3000 ईसा पूर्व से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।